नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है प्यारे दर्शकों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और भव्य महल था जो ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। यह महल अपने सुनहरे गुंबदों, चमचमाते झूमरों और बारीक नक्काशी वाले दरवाजों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महल के अंदर राजकक्ष में राजा एक अद्वितीय साथी के साथ रहता था। यह साथी कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक नीला कबूतर था। इस कबूतर की खूबसूरती देखने लायक थी। उसकी चोंच पर जैसे नीले आसमान की चमक बस गई हो और उसके पंखों पर ऐसा लगता था मानो किसी ने नीले रेशम पर सितारे टांग दिए हों। लेकिन यह उसकी केवल बाहरी विशेषता नहीं थी जो उसे खास बनाती थी। यह नीला कबूतर असाधारण, बुद्धिमान और सजीव था। उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि वह मनुष्यों की तरह बोल सकता था। वह शब्दों को इतनी स्पष्टता और मिठास के साथ बोलता कि सुनने वाला उसकी बातों में खो जाता। राजा उस कबूतर से बहुत प्यार करता था और उसे अपने दिल के बहुत करीब मानता था। राजा का मानना था कि यह कबूतर उसके जीवन का सबसे मूल्यवान साथी है। राजा ने उसे राजमहल के सबसे सुंदर कक्ष में रहने की अनुमति दी थी, जहां उसके लिए सोने का एक छोटा सिंहासन बनाया गया था। दिन में वह कबूतर महल के बाग बगीचों में उद्यान भरता, झील के किनारे अपनी छवि को निहारता और फूलों के पास बैठकर उनके साथ बातें करता। लेकिन रात के समय जब पूरा महल सन्नाटे में डूब जाता, राजा और नीला कबूतर एक साथ बैठते। राजा को नीला कबूतर कहानियां सुनाने में बड़ा आनंद आता था। हर रात राजा उससे एक नई कहानी सुनने की इच्छा करता और कबूतर भी कभी राजा को निराश नहीं करता। उसकी कहानियां केवल मनोरंजक नहीं होती थीं, बल्कि उनमें गहरे संदेश और जीवन के शिक्षाप्रद अनुभव छिपे होते थे। कभी वह राजा को दूर दराज के देशों की कहानियां सुनाता, जहां बहादुर योद्धाओं ने अपने अद्भुत साहस से इतिहास रचा था। कभी वह जंगलों के जानवरों की कहानियां सुनाता, जहां छोटे जीवों ने अपनी चतुराई और साहस से बड़े खतरों का सामना किया। और कभी वह उन अद्भुत दुनिया के बारे में बताता, जहां परी लोग और जादूगरों की अनोखी कहानियां बसती थीं। राजा उसकी कहानियों में इतना खो जाता कि उसे समय का भान ही नहीं रहता। नीला कबूतर राजा का न केवल मित्र था, बल्कि उसका शिक्षक भी था। उसकी कहानियां राजा को जीवन के नए नए पाठ सिखाती। राजा ने कबूतर से धैर्य, करुणा और सच्चाई का महत्व सीखा। धीरे धीरे महल के अन्य लोग भी इस नीले कबूतर की कहानियों के दीवाने हो गए और राजा ने उन सबको शाम के समय इन कहानियों को सुनने की अनुमति दी। इस तरह नीला कबूतर न केवल राजा का प्रिय था, बल्कि पूरे राज्य का प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कहानियां और बुद्धिमत्ता ने महल को एक नई रोशनी से भर दिया और यह महल केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा न रहकर एक ऐसा स्थान बन गया जहां ज्ञान, प्रेम और प्रेरणा का साम्राज्य था। पहली कहानी, जादुई जंगल का रहस्य। नीला कबूतर ने अपनी मधुर और गूढ़ आवाज में राजा को एक अद्भुत कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि एक दूरस्थ स्थान पर एक जादुई जंगल था, जिसे रहस्यमयी वन कहा जाता था। यह जंगल घने वृक्षों, झरनों और अनोखे जीवों से भरा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और चमकदार वृक्ष खड़ा था। इस वृक्ष के फल सुनहरे रंग के होते थे और उनमें से मधुर सुगंध निकलती थी। किंतु इस वृक्ष को केवल वही पा सकता था जो अपार साहस और धैर्य दिखा सके। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसके फल को खाने वाला व्यक्ति भविष्य देख सकता था। लोग इस वृक्ष के बारे में सुनते तो थे, लेकिन वहां तक पहुंचने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते। कारण यह था कि वृक्ष की रक्षा एक भयानक राक्षस करता था, जो जंगल के प्रवेश द्वार पर ही बैठा रहता था। वह न केवल बहुत बलशाली था, बल्कि अत्यधिक चतुर भी। उसने अपने जाल और चालाकी से कई साहसी लोगों को हराया था। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक, जिसका नाम आरव था, इस चुनौती को स्वीकार करता है। आरव अपनी माँ के आखिरी शब्दों को याद करता है, जिन्होंने कहा था कि साहस और चतुराई साथ हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। आरव ने अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस वृक्ष तक पहुंचेगा।
आरव ने जंगल में प्रवेश किया। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे डराने के लिए अपनी भयंकर गर्जना की, लेकिन आरव ने न तो डर दिखाया न ही गुस्सा। उसने राक्षस के साथ बातचीत शुरू की। उसने राक्षस से कहा कि वह उसके बुद्धि कौशल को चुनौती देना चाहता है। राक्षस, जो अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व करता था, इस चुनौती को स्वीकार करता है। आरव ने कई कठिन पहेलियां राक्षस के सामने रखी। पहली दो पहेलियों का उत्तर राक्षस ने तुरंत दे दिया, लेकिन तीसरी पहेली इतनी जटिल थी कि राक्षस उलझन में पड़ गया। जब राक्षस उत्तर सोचने में व्यस्त था, आरव ने अपनी तेज गति से वृक्ष की ओर दौड़ लगाई। वह वहां पहुंचा और एक फल तोड़ लिया। जब उसने फल खाया तो उसके सामने भविष्य के दृश्यों की झलक आने लगी। उसने देखा कि भविष्य में लोग केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थ में उलझे हुए होंगे। उन्होंने वर्तमान की खुशियों को खो दिया होगा, और यह दृश्य देखकर आरव का दिल उदास हो गया। उसे समझ में आया कि भविष्य जानने की शक्ति एक बड़ा बोझ भी हो सकती है। आरव ने यह शक्ति त्यागने का निर्णय लिया। उसने राक्षस से वादा किया कि वह यह रहस्य किसी और को नहीं बताएगा, और उसने अपने गांव लौटकर एक साधारण और संतोषजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। सीख: कहानी सुनाने के बाद नीला कबूतर ने राजा से कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि भविष्य जानने की चाह कभी कभी हमारे वर्तमान की शांति को छीन सकती है। इसलिए हमें अपने वर्तमान को महत्व देना चाहिए और आने वाले कल की चिंता में अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी, ईमानदारी का इनाम। नीला कबूतर ने अपनी मधुर और गहरी आवाज में राजा को दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा शुद्ध था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार के लिए ईमानदारी से आजीविका कमाता था। एक दिन जब सूरज सिर पर था और रमेश अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया। उसने सोचा कि शायद यह कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक चमचमाता सोने का घड़ा दबा हुआ था। घड़ा पूरा सोने से बना हुआ था और उसके अंदर भी कई स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। रमेश ने घड़े को हाथ में लिया और कुछ देर तक उसे निहारता रहा। उसकी आंखों में संतोष और मन में ईमानदारी का भाव था। उसने तुरंत सोचा, यह धन मेरा नहीं है, यह जरूर राजा की संपत्ति है, मुझे इसे वापस लौटाना चाहिए। अगली सुबह रमेश अपने परिवार को छोड़कर सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने राजा के सामने सोने का घड़ा रखा और विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह घड़ा मुझे मेरे खेत में मिला है। मुझे यकीन है कि यह आपके खजाने का हिस्सा होगा। मैं इसे आपको लौटाने आया हूं, क्योंकि यह मेरा नहीं है। राजा, जो अपनी प्रजा की ईमानदारी और नैतिकता को बहुत महत्व देता था, रमेश की बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने सोने का घड़ा देखा और कहा, रमेश, यह घड़ा मेरे खजाने का नहीं है। यह तुम्हारे खेत में मिला है तो यह तुम्हारा है, लेकिन तुमने इसे ईमानदारी से लौटाने का फैसला किया। यह तुम्हारे उच्च चरित्र को दर्शाता है। राजा ने रमेश की ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा, मैं तुम्हें इनाम में अपना आधा राज्य देना चाहता हूं। तुम जैसे ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति से मेरी प्रजा को सीखने का अवसर मिलेगा। लेकिन रमेश ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है वह मेरे लिए पर्याप्त है। ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा धन है और यह मुझे जीवन भर संतोष और खुशी देती है। राजा रमेश की बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की कि रमेश की ईमानदारी और निष्ठा की कहानी पूरे राज्य में सुनाई जाएगी, ताकि अन्य लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। राजा ने रमेश के खेत की उपज पर कर माफ कर दिया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। सीख: कहानी के अंत में नीला कबूतर ने राजा से कहा, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी केवल दूसरों का सम्मान ही नहीं दिलाती, बल्कि हमें आत्मसंतोष और आंतरिक शांति का अनुभव भी कराती है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। तीसरी कहानी,
खोया हुआ मोती नीला कबूतर ने अपनी तीसरी कहानी शुरू की, जिसमें एक सुंदर और भव्य महल की रानी का जिक्र था। यह रानी अपने न्याय, करुणा और सौंदर्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी एक खास बात और भी थी। उसके पास एक अमूल्य मोती था, जिसे वह बहुत सहेज कर रखती थी। वह मोती न केवल उसकी संपत्ति का प्रतीक था, बल्कि उसे अपनी माँ की आखिरी निशानी के रूप में बेहद प्रिय भी था। एक दिन रानी अपने महल के बगीचे में टहलने गई। वह मोती एक सुंदर हार में जड़ा हुआ था, जिसे वह अक्सर पहना करती थी। बगीचे में फूलों की खूबसूरती और ठंडी हवा में खोई हुई रानी को पता ही नहीं चला कि मोती कब और कैसे गिर गया। जब वह महल में वापस लौटी और अपने हार को देखा, तो मोती गायब था। रानी बेहद चिंतित हो गई। उसने अपने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि बगीचे और महल के हर कोने में उस मोती को ढूंढा जाए। हर जगह खोजबीन की गई, फूलों के बीच, झील के किनारे और महल के गलियारों में, लेकिन वह अमूल्य मोती कहीं नहीं मिला। रानी उदास हो गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। महल के बगीचे में एक साधारण माली काम करता था, जिसका नाम माधव था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बगीचे की देखभाल में बिताई थी और अपने काम से गहरी लगन रखता था। जब उसने सुना कि रानी का मोती खो गया है, तो उसने भी चुपचाप उसे ढूंढने की ठान ली। माधव ने बगीचे के हर कोने की बारीकी से जांच शुरू की। वह झाड़ियों के पास गया, फूलों के नीचे देखा और यहाँ तक कि पत्तियों को भी ध्यान से खंगाला। घंटों की मेहनत के बाद अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक पत्ती के नीचे दबा हुआ था, रानी का वह खोया हुआ अमूल्य मोती। माधव के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि इतना मूल्यवान मोती उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने दिल की आवाज सुनी। उसने सोचा, यह मोती मेरा नहीं है, इसे लौटाना ही सही काम है, भले ही मैं साधारण माली हूं। माधव तुरंत मोती लेकर महल के अंदर गया और रानी के सामने झुककर उसे मोती सौंप दिया। उसने कहा, महारानी, यह आपका खोया हुआ मोती है। मैंने इसे बगीचे में पत्तों के बीच पाया। यह आपके पास ही होना चाहिए। रानी उसकी ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, माधव, तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति में इतनी सच्चाई और निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी बहुमूल्य वस्तु को लौटाकर यह सिद्ध कर दिया कि सही काम करना ही सच्चा साहस है। रानी ने माधव को महल के बगीचों का प्रमुख नियुक्त कर दिया और उसे सम्मानित किया। अब वह न केवल एक माली था, बल्कि महल का एक आदरणीय सदस्य भी बन गया। सीख। कहानी सुनाने के बाद नीला कबूतर ने राजा से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सही है उसे करना ही सच्चा साहस है, चाहे हमारी स्थिति कितनी भी साधारण या कमजोर क्यों ना हो। ईमानदारी और सच्चाई का महत्व कभी कम नहीं होता। चौथी कहानी, उजाले का दीपक। नीला कबूतर ने चौथी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि एक शांत और हरे भरे छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरिहर था। हरिहर साधारण जीवन जीता था और उसकी जिंदगी का मकसद था दूसरों की मदद करना। वह मानता था कि छोटे छोटे कार्यों से भी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। हरिहर का एक अनोखा नियम था। हर शाम जब सूरज ढल जाता और गांव अंधेरे में डूबने लगता, वह अपने घर के सामने एक दीपक जलाता था। यह दीपक न केवल उसके घर के आसपास रोशनी फैलाता, बल्कि गांव वालों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन जाता। गांव के लोग उसके इस कार्य की सराहना करते और कहते, हरिहर बाबा का दीपक हमारे गांव का उजाला है। एक दिन गांव में अचानक काले बादलों का डेरा छा गया। बारिश के साथ तेज तूफान आया। हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि उन्होंने घरों की छतें उड़ाकर फेंक दी। गांव में बिजली पहले ही नहीं थी और अब गांव के हर कोने में अंधेरा छा गया। जिनके घरों के बाहर दीपक जल रहे थे, वे भी तेज हवाओं की वजह से बुझ गए, लेकिन हरिहर का दीपक अब भी जल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरिहर ने उसे सावधानीपूर्वक रखा था। उसने दीपक को तेज हवाओं से बचाने के लिए एक मिट्टी का घेरा बनाया था और उसके चारों ओर पानी डाल दिया था ताकि आग ना लगे। हरिहर का अनुभव और समझदारी अब गांव के लिए वरदान साबित होने वाली थी। जब तूफान थमा तो पूरा गांव घने अंधकार में डूबा हुआ था।
लोग डरे हुए थे और अपने घरों से बाहर निकलने से भी घबरा रहे थे। तभी उन्होंने हरिहर के घर से आती हुई एक मध्यम लेकिन स्थिर रोशनी देखी। गांव वाले एक एक करके उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। हरिहर ने सभी को अपने घर बुलाया। उसने अपने दीपक से कई और दीपक जलाए और उन्हें गांव वालों के हाथों में दिया। अब हर घर में रोशनी वापस आने लगी। धीरे धीरे गांव का अंधेरा खत्म हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली और हरिहर को धन्यवाद दिया। अगली सुबह गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब ने देखा कि कैसे हरिहर बाबा का छोटा सा दीपक पूरे गांव का सहारा बन गया। ये हमें सिखाता है कि छोटी छोटी अच्छाइयों का कितना बड़ा असर हो सकता है। अगर हर कोई अपने हिस्से का एक दीपक जलाए तो कभी अंधेरा हमें नहीं डरा सकेगा। हरिहर मुस्कुराया और बोला, यह केवल मेरा दीपक नहीं था, यह हमारी एकता और विश्वास का दीपक था। याद रखे, जब अंधकार गहराता है तो सबसे छोटी रोशनी भी चमकने लगती है। सीख, कहानी के अंत में नीला कबूतर ने राजा से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी अच्छाइयों और प्रयासों से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक छोटा दीपक भी पूरे गांव का अंधकार मिटा सकता है। पांचवी कहानी। गुप्त मित्र राजा ने नीले कबूतर से कहा, तुम हर रात मुझे अद्भुत कहानियां सुनाते हो, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सबसे प्यारी कहानी सुनाओ। नीले कबूतर ने अपनी पंख फड़फड़ाए और अपनी कोमल आवाज में कहा, महाराज, मेरी सबसे प्यारी कहानी मेरी अपनी है। यह उस समय की है जब मैं कमजोर और असहाय था, लेकिन किसी ने मुझे जीवन का उपहार दिया। कबूतर ने कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक बार घने जंगल के ऊपर उड़ रहा था। मौसम साफ था और उसने सोचा भी नहीं था कि कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अचानक घने बादल आ गए और तेज हवाओं ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। बारिश इतनी तेज थी कि वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। अंततः वह एक पेड़ की टहनी से टकरा गया और नीचे गिर गया। उसके पंख घायल हो गए और वह उड़ने में असमर्थ हो गया। घने जंगल में अकेले और असहाय उसे लगने लगा कि उसका अंत निकट है। लेकिन तभी वहां से एक साधारण किसान गुजरा। किसान का नाम मोहन था। उसने कबूतर को जमीन पर पड़ा देखा। पहले तो उसे लगा कि यह कोई साधारण पक्षी है, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसकी खूबसूरत नीली चमक और आंखों में दर्द को महसूस किया। मोहन ने बिना कोई देर किए कबूतर को अपनी झोली में उठा लिया और उसे अपने घर ले आया। वहां उसने उसकी देखभाल शुरू की। उसने कबूतर के घावों पर हल्दी लगाई, उसे पानी पिलाया और अपनी झोंपड़ी में एक सुरक्षित कोना दिया। दिन रात वह उसकी सेवा में लगा रहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कबूतर जल्दी ठीक हो जाए। धीरे धीरे कबूतर के पंख ठीक होने लगे। एक दिन वह उड़ने की कोशिश करता है और सफल होता है। मोहन ने उसे महल तक पहुंचने में मदद करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि इतना अद्भुत पक्षी किसी साधारण जंगल का हिस्सा नहीं हो सकता। उसने कबूतर को महल के पास छोड़ दिया, जहां राजा की नजर उस पर पड़ी। राजा ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है और उसे अपने पास रख लिया। कबूतर ने राजा को बताया, महाराज, वह साधारण किसान मेरे जीवन का सबसे बड़ा नायक है। उसने मेरी जान बचाई और मुझे इस महल तक पहुंचाया। यदि उसने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ आपके साथ कहानियां नहीं सुना पाता। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि वह किसान कौन था। जब किसान को महल बुलाया गया और राजा ने उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया, तो मोहन ने कहा, महाराज, मैंने तो बस एक पक्षी की जान बचाई थी। मुझे नहीं पता था कि यह आपके लिए इतना मूल्यवान बन जाएगा। राजा ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक किसान नहीं हो, तुम मेरे गुप्त मित्र हो, जिसने मुझे ऐसा साथी दिया जो हर रात मुझे प्रेरणा देता है। तुम्हारी दया और सेवा का यह कार्य मेरे राज्य के लिए अमूल्य है। राजा ने किसान को सम्मानित किया और उसे अपने महल के विशेष मेहमान का दर्जा दिया। मोहन ने विनम्रता से इसे स्वीकार किया और कहा, मित्रता और कृतज्ञता ही असली दौलत है महाराज, यही हमें सच्चा सुख देती है। सीख, कहानी के अंत में नीले कबूतर ने राजा से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि कृतज्ञता और मित्रता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए
जिन्होंने मुश्किल समय में हमारी मदद की है। छठी कहानी, अंधेरी गुफा का रहस्य। नीले कबूतर ने अपनी गहरी आवाज में राजा को एक नई और रोमांचक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, महाराज, यह कहानी एक रहस्यमय अंधेरी गुफा की है जो सालों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। कहते हैं कि उस गुफा में एक अद्भुत खजाना छिपा है, लेकिन जिसने भी इसे पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। यह गुफा एक ऊंचे पहाड़ के नीचे स्थित थी। गुफा के चारों ओर घना जंगल और विषम भौगोलिक परिस्थितियां थीं। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से भी डरते थे। उनके लिए वह गुफा मृत्यु और रहस्यों का प्रतीक बन गई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा योद्धा आया जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र न केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसका दिमाग भी तीव्र और बुद्धिमान था। वह किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरता था। जब उसने गुफा और उसके खजाने के बारे में सुना तो उसके भीतर इसे खोजने की जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस गुफा में जाएगा और यह पता लगाएगा कि आखिर वहां क्या छिपा है। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वीरेंद्र, इस गुफा में जाना खतरनाक है, वहां से कोई भी वापस नहीं लौटा। लेकिन वीरेंद्र ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, भय और चुनौतियां केवल हमारे साहस और धैर्य को परखने के अवसर हैं। मैं इस गुफा में जाऊंगा और खजाने को खोज कर रहूंगा। अगले दिन वीरेंद्र ने अपनी तलवार, मशाल और पानी का घड़ा लेकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे चारों ओर डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में सीटी जैसी आवाजें, अनजानी छायाएं और दीवारों पर अजीब आकृतियां उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वीरेंद्र ने अपना मन शांत रखा। उसने सोचा, यह डर केवल मेरा मन बना रहा है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उसने अपनी मशाल को ऊंचा किया और गुफा में आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे कई जाल दिखाई दिए। कुछ जाल कांटों से भरे थे तो कुछ दीवारों से निकलने वाले पत्थरों से बने थे। वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए हर जाल को पार किया। उसने एक बार भी अपना धैर्य नहीं खोया। गुफा के अंतिम छोर पर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक चमचमाता खजाना रखा था। सोने के सिक्के, जवाहरात और दुर्लभ मूर्तियां उस खजाने का हिस्सा थे। लेकिन खजाने के पास ही एक पत्थर की पट्टी रखी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वीरेंद्र ने पत्थर की पट्टी को उठाया और पढ़ा, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा साहस और धैर्य है। जो व्यक्ति डर और कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखता है वही असली विजेता है। वीरेंद्र यह संदेश पढ़कर मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि यह खजाना केवल बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि उसे यहाँ तक लाने वाले उसके साहस और धैर्य का प्रतीक है। वीरेंद्र ने खजाने को राजा को समर्पित कर दिया और गांव लौटकर लोगों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने उन्हें सिखाया कि भय और कठिनाइयां केवल हमारे साहस और क्षमता को परखने के लिए होती हैं। सीख, कहानी के अंत में नीले कबूतर ने राजा से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है। हमारा साहस, धैर्य और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत। जो व्यक्ति अपने डर को पार कर लेता है वही अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। नीला कबूतर राजा को हर कहानी के साथ कुछ नया सिखाता और उसके दिल को छू लेता। राजा ने न केवल उन कहानियों को सुना, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने राज्य को और बेहतर बनाया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।